बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स। और आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जब हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो ये वो वायलेशन है जो जब जिस सियासी जमात की हुकूमत होती है तब नहीं हो रहा होता, लेकिन जब वो अपोजिशन में होती है तब ज़रूर हो रहा होता है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। अब बदकिस्मती से सियासत में जो भी सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त कर सके उन सहाफ़ियों को जो करप्शन को एक्सपोज कर रहे होते हैं, जो जहाँ कहीं भी फ्लॉज आ रहा है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो उसको रिपोर्ट करें। तो हुकूमतों के लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन है, जबकि देखा जाए तो सहाफ़ी का काम ही वायलेशंस को, करप्शन को, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना होता है। बाकी काम लेजिस्लेशन करने वालों का होता है, ऐवानों में बैठे लोगों का होता है। और ये वही ऐवानों में बैठे हुए लोग होते हैं जिनको यही आम आदमी जो है, जिनके साथ जुल्म हो रहा होता है, जिनके हकूक़ को गस्ब किया जा रहा होता है, तो इन्हीं से वोट लेकर ये असम्बलियों में बैठे होते हैं। बट एनीवेज, इसी हवाले से फ्रीडम नेटवर्क ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है सहाफ़ियों के हवाले से, कि ये साल जो है वो सहाफ़ियों के लिए कैसा रहा। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन सहाफ़ियों के हवाले से रही, वो कैसी रही। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट डाटा। और हमने देखा पिछला जो ख़ास तौर पर एक साल था, 2023, अब ये 2024 भी तकरीबन एंडिंग की तरफ है, तो इसमें सहाफ़ियों के साथ जिस कदर जो है वो जुल्म किया जा सकता था, उसकी दास्तानें रखी हुई हैं। और फेवरेटिज़म चलती रही। अभी हमारे सामने एक बड़ी रिसेंट एक लाहौर की वीडियो थी, हमारी अज़मा बुखारी साहिबा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लाहौर की। उनको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज़ साहिबा ने करनी थी, जो हमारा कॉलेज है पंजाब कॉलेज, उस इंसिडेंट के हवाले से। तो वो उससे पहले बाकायदा जो है वो सहाफ़ियों को थ्रेट करती हुई मिली। और उसके बाद हमने देखा हमारे जो दो सहाफ़ियाँ समीना पाशा साहिबा हैं और शाकिर हैं, इनको नौकरी से बाकायदा निकलवा दिया गया। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो आप हुकूमत में होते हुए जो है वो सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि आपसे अपोजिशन और अपनी शायद गलतियाँ जो हाईलाइट हो रही होती हैं वो बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो सहाफ़ियों के कत्ल के हवाले से अगर हम देखें तो 2024 के दौरान 6 सहाफ़ियों और मीडिया जो पेशावर अफराद थे उनको कत्ल किया गया, जिनमें एक यूट्यूबर सहाफ़ी भी शामिल था। और कुल 57 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। अगर हम कत्ल की बात करें तो जनवरी से लेकर अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो ये अक्टूबर में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो आप देखिए कि लास्ट 2 मंथ्स को निकाल कर जो हमारे पास 10 मंथ्स हैं, उन मंथ्स के अंदर 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। ये अनफॉर्चुनेट फिगर है। पाकिस्तान में कोई वॉर नहीं चल रही है, पाकिस्तान में कोई हालात उस तरह से कशीदा नहीं है। और ये कत्ल करने वाले कौन थे, ये भी आगे आपको रिपोर्ट में अंदाज़ा होगा कि मतलब कहाँ किस तरह सहाफ़ियों को थ्रेट किया जा रहा होता है। तो सिंध और वफाकी सतह पर लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के हवाले से, एक कमीशन के हवाले से बात चली थी। और इस हवाले से सिंध में काम भी हो चुका है, कमीशन एक्टिव भी हो चुका है, वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट के केसेस भी चले। यही जो कमीशन है ये फेडरल में भी बनना था। ये बेसिकली ये वाहिद पहला कानून था जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से कवानीन सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन के लिए, ख़ासतौर पर जब हम कवानीन की बात करते हैं, तो इस तरफ किसी भी हुकूमत का आने का दिल नहीं करता। लावारिस छोड़ा हुआ है सहाफ़ियों को। और वही बात है कि इन सहाफ़ियों ये जो कवानीन है प्रोटेक्शन के लिए, इनका नफाज पॉसिबल अभी तक नहीं हो सका। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 years नाउ। सिंध में मैंने आपको बताया कि कमीशन एक्टिव हो गया, लेकिन फेडरल में नहीं हो सका। और क्यों नहीं हो सका, ये सवाल करना ही शायद बेकार है।
अब हम खिलाफ वर्जियों की अगर बात करें तो नवंबर 2023 से अगस्त 2024 तक 11 कत्ल की कोशिशें हुई हैं, सहाफ़ियों पर मर्डर अटेम्प्ट्स की गई हैं, जिनमें से 6 सहाफ़ी और डिजिटल मीडिया के पेशावर अफराद के कत्ल शामिल हैं। यानी 11 अटेम्प्ट्स हुई थी, जिनमें से 6 जो है वो कामयाब हुई हैं अटेम्प्ट्स, 6 का मर्डर हो गया, और मज़ीद 57 केसेस में धमकियाँ, हमले, कानूनी हिरासानी वगैरह शामिल है। अच्छा, इन कानूनी हिरासानी में मैं आपको बताती हूँ कि ज़ाहिर है इदारे प्रेशराइज़ ज़रूर कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर आरटीआई पे काम कर रही होती हूँ, तो मुझे खुद इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और मैं शायद अब बहुत मोहतात होकर चीज़ों को कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, क्योंकि हमारी कहीं न कहीं हमारी अपनी ज़ात बहुत ज़्यादा मैटर भी कर रही होती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि आप फेडरल लेवल पर या जो हमारी मेन सिटीज़ हैं, लाइक कैपिटल्स हैं प्रोविंस के अंदर, आप वहाँ छोड़ दीजिए, आप छोटे शहरों की तरफ आ जाएँ तो यहाँ भी हर इदारा जो है वो एक अथॉरिटी बनकर बैठा हुआ है। मैं अभी आप बात करूँ तो एक आरटीआई अगर किसी इदारे के अंदर जाती है तो उस इदारे की तरफ से सबसे पहली कोशिश ये की जाती है कि इस आरटीआई का जवाब ही ना दिया जाए और किसी न किसी तरह शट-अप कॉल दी जाए, इसको दबा दिया जाए या एनीथिंग लाइक दैट। यानी इस तरह की एक स्टूपिड कोशिशें जो हैं वो स्टिल इदारों की तरफ से की जाती हैं, और बाकायदा यहाँ तक मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैंने जो है वो इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के एक इदारे को आरटीआई जो है फ़ाइल की थी, और वो उस आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहते थे, वो डाटा नहीं देना चाहते थे, और इतने माल लटकाने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने साहिवाल में अपने जो इदारा था उनको इन्वॉल्व किया, और उनको ये कहा कि भाई इस बीबी को जाकर जो है वो आप प्रेशराइज़ करें और थ्रेटन करें द वे आप जो एक आसान ज़ुबान में कर सकते हैं। तो वो एक कोशिश यहाँ बैठकर मेरे घर वालों तक पहुँचकर जो है वो करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात वही आ जाती है कि अंदर बहुत से ऐसे इदारे ऐसे भी मौजूद हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे होते हैं। और यहाँ तो कोई ऐसी पर्सनल ग्रज या कुछ ऐसा नहीं था, हम सिर्फ इदारों से सवाल कर रहे होते हैं, वो इदारे जो पब्लिक मनी पर चल रहे होते हैं, तो ये इदारे ही उस पब्लिक मनी का ही जवाब देते हुए इनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई हू द हेल आर यू, कि आप हमसे पूछे। तो ये जब हम सियासी उसकी बात करते हैं ना, प्रेशराइजेशन, या वो जो हम कह रहे हैं 57 केसेस में धमकियां और फलाना फलाना फलाना, तो ये धमकियां इस तरह से दी जाती हैं, बड़े सॉफ्टली, बड़ी जेंटली, बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद जनाब आपको मैसेजेस भी भेजे जा रहे होते हैं, अननोन नंबर से कॉल्स आ रही होती हैं, और इवन जो है वो अब तो एक बड़ा एक स्टूपिड जो तरीका है वो ये निकाल लिया गया है कि औरत है तो औरत को और किसी तरीके से नहीं है, तो बड़े बहुत ही घटिया घटिया तरीक़ों से जो है ना वो इन्वॉल्व करने की, मुख्तलिफ गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हुए नंबर को पब्लिक कर देना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। पुलिस और अदालतों के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्रीडम नेटवर्क के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इकबाल खट्टक साहब, उनका कहना ये था कि सियासी जो इदारे हैं उनकी तरफ से तो उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिली, लेकिन अगर हम अदालती तौर पर अगर हम बात करें तो ऑल दो कवानीन का निफाज उस तरह से पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अदालतें जो है वो स्नफ करती हुई, इदारों को स्नफ करती हुई और जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्टिव रोल प्ले करती हुई ज़रूर नज़र आएंगे। जनाब सिंध में सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। जे भुट्टो सिंध के हवाले से हमेशा कहा जाता है जी जनाब ये सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक लोग हैं और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिंध में सबसे ज़्यादा जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। 21 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए, जिनमें से 3 जो मर्डर के केसेस हैं वो भी सिंध में शामिल है। इसके बाद हम पंजाब में आ जाते हैं, तो पंजाब में 13 केसेस जो हैं वो इसी तरह से रिपोर्ट हुए हैं, सहाफ़ियों को डराने, धमकाने, धमकियों के, हरासानी के, और इस्लामाबाद में 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 13 है और इस्लामाबाद में 12 है। इस्लामाबाद कैपिटल है, तो अगर हम उस लिहाज से देखें पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो पंजाब में 13 और कैपिटल में 12, इसका मतलब है कि हमारा जो फेडरल में बैठा हुआ सहाफ़ी है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बियर कर रहा है, क्योंकि शायद पिछले 2 सालों से जो सहाफ़त है ना वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कोर्ट
کیونکہ خان صاحب جیل میں ہے تو اس کی وجہ سے کورٹ کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، اور ظاہر ہے صحافی اس کو کور کر رہا ہوتا ہے، ان پر پابندیاں بھی لگتی ہیں، نوٹیفیکیشنز بھی ملتے ہیں، اور کافی جو تکالیف ہیں وہ برداشت کرنی پڑی ہیں ہمارے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو۔ کے پی میں اگر ہم بات کریں تو 7 کیسز ہیں، اور بلوچستان میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح سے۔ ٹی وی میڈیا سے وابستہ 30 افراد جو ہیں وہ اس چیز کا نشانہ بنے، اور پرنٹ میڈیا کے 35% کیسز، ڈیجیٹل میڈیا کے 10% اور ریڈیو میڈیا کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ یہاں یہ دیکھیے کہ ریڈیو ایک بڑا فرینڈلی سا میڈیم ہے۔ ریڈیو کیونکہ پاکستان میں ایک اسٹیٹ ریڈیو ہی ہے، ریڈیو پاکستان کی اگر ہم بات کریں، وہیں پر خبریں شبریں اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، باقی جو ایف ایم ریڈیوز ہیں وہاں پر پولیٹیکل پروگرام اور اس طرح کی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اسی لیے ریڈیو کا جو صحافی ہے، یہ ریڈیو پہ جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں، وہ اس کیٹیگری سے کمپیریٹیولی سیف ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس وقت شاید سب سے زیادہ حکومت کی نظر میں ہے، اور حکومت کو لگتا ہے سب سے زیادہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، دبے وہ جو جس طرح سے بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور ٹی وی میڈیا، مین اسٹریم جو پرائیویٹ ہمارے چینلز ہیں وہاں پر صحافیوں کو سب سے زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ابھی کل ایک اور میں ویڈیو سن رہی تھی جس میں وہ اشتہارات کی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں جی ہم آپ کو بڑے زبردست اشتہارات دیتے ہیں، انف اشتہارات دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے oblige کیا جا رہا ہوتا ہے پرنٹ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کو، تو وہاں پر چیزیں سینسر ہو رہی ہوتی ہیں، اسی لیے جو ڈیجیٹل صحافی ہے جس کو ہم یوٹیوبر کہہ کر جو ہے وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحافی نہیں ہے، یہ یوٹیوبر ہے، تو اس وقت شاید سب سے زیادہ پریشر اس کے اوپر ہے، کیونکہ وہ بڑا ان بائسڈ ہو کر رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان بائسڈ رپورٹنگ ڈائجسٹ کرنا ہمارے اداروں کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خواتین صحافیوں کی بات کریں تو 57 میں سے جو 9% خلاف ورزیاں ہیں وہ خواتین صحافیوں کے خلاف کی گئی ہیں، اور 47% واقعات میں حکومتی اہلکاروں کو ملوث پایا گیا، اور 12 میں سیاسی جماعتیں، اور 16% میں مختلف نجی عناصر شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 47 اور 12 کو آپ مکس ہی کر لیں تو یہ جو ہے 59% جو کیسز ہیں وہ حکومتی اہلکار اور سیاسی جماعتیں لوگوں کو پریشرائز کرنے میں انوالو ہوتی ہیں۔ ویری کلیئر کہ جو پریشر آتا ہے صحافیوں کے اوپر وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آتا ہے، اور وہ حکومتی اہلکاروں کی، اچھا صرف سیاسی جماعتیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی حکومتی اہلکار کا مطلب یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو اس وقت پاور میں ہے نا جماعت، ان کے لوگ بیٹھے ہیں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ادارہ آپ کو ضرور پریشرائز کرے گا، ادارہ جو ہے وہ آپ کو سنب کرنے کی کوشش، ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اچھا جناب، اس رپورٹ کے اندر آپ فریڈم نیٹ ورک کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ پہلی دفعہ انہوں نے میڈیا امپیورٹی انڈیکس جو ہے وہ اس میں شو کرایا، اس میں آپ بڑی ایزیلی وہ میپ جو ہے وہ وقاص نعیم صاحب کی طرف سے وہ میپ بنایا گیا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس علاقے میں کس صحافی کو جو ہے تھریٹ کیا گیا، وہ کس پاکستان کے کس علاقے میں جو ہے وہ موجود تھا، تو آپ اس کو دیکھیے گا، اور اس کو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو سندھ نے اس میں 10 میں سے 9 پوائنٹس ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے 8 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، تو یہ وفاقی اور صوبائی سطح پر امپیونٹی کے خلاف پیش رفت کا جائزہ اس میپ میں بھی لیا گیا ہے، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ عدالتی کارروائی کے حوالے سے کمپیریٹیولی کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہتر ابھی ہم انتظار حسین صاحب کی کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا، تو یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو جو ہے وہ جبری گمشدہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عدالتوں ہی کے پریشر پر، عدالتوں ہی کے انٹروین کرنے پر جو ہے وہ 25 دن کے بعد اچانک سے جو ہے وہ ایک گاڑی میں سے وہ نکلتے ہیں، اور اس قدر میزریبل حالت میں نکلتے ہیں، تو وہاں کہیں نہ کہیں پاکستان میں رہنے والا ہر شخص یہ ضرور سوچتا ہے کہ جس ریاست کو ماں کہا جاتا تھا اور جس کا آئین عام آدمی کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، تو وہاں پر انتظار حسین جو ایک سیاسی پارٹی کی جو ہے وہ اسپوکس پرسن رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، تو عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ ایک جائزہ تھا فریڈم نیٹ ورک کی میڈیا کے حوالے سے، رپورٹ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔